सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मले की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रणेता, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार जयशंकर प्रसाद की यह कविता याद आने की वजह एक नया उपन्यास है, कंथा। कंथा जयशंकर प्रसाद के जीवन पर रचा गया उपन्यास है। लेखक हैं श्याम बिहारी श्यामल। इससे पहले श्याम बिहारी श्यामल के 2 उपन्यास धपेल और अग्निपुरुष प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य रचनाओं में एक कहानी संग्रह चना चबेना गंगा जल, कविता संग्रह और गजलें शामिल हैं। श्याम बिहारी श्यामल पेशे से पत्रकार हैं और जयशंकर प्रसाद की जन्मभूमि वाराणसी उनकी कर्मभूमि है, जहां वे दैनिक जागरण में मुख्य उपसंपादक का दायित्व संभाले हैं। कंथा अगस्त 2021 में राजकमल प्रकाशन से छपा है। किताब कॉलम में आज उसी की चर्चा। 1889 में जन्मे जयशंकर प्रसाद के विशाल रचना संसार में जहां आंसू, लहर और कामायनी जैसी अमर काव्य कृतियां शामिल हैं, तो तितली और कंकाल जैसे उपन्यास हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जैसे कहानी संग्रह हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक हैं और हैं अनेक निबंध। तो कंथा उपन्यास के लेखक श्याम बिहारी श्यामल से मेरा पहला सवाल यही था कि उन्होंने अपने उपन्यास के लिए कंथा शीर्षक ही क्यों चुना। कंथा शीर्षक उपन्यास पर काम शुरू करते समय बहुत शुरू में, मतलब आज से करीब 20 साल पहले ही मेरे दिमाग में आ गया था, लेकिन बाद में इसे लेकर कई मित्रों के सुझाव आदि आए, खासकर तब जब यह नवनीत में छपने लगा। नवनीत में 2010 से 12 के बीच यह धारावाहिक छपा है। उस दौरान और उसके बाद भी कई मित्रों ने कहा कि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और आपका यह उपन्यास भी सामान्य से बड़ा है, इसलिए पुस्तक का नाम इतना छोटा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ कहने वाले लोग मेरी अपनी मित्र सूची के गंभीर लोग थे। उनकी बातों को मैं बहुत गंभीरतापूर्वक लेता हूँ। इसके बावजूद मैं अपने आप को कंथा के अलावा किसी अन्य नाम के लिए तैयार नहीं कर सका। उसका कारण यह कि एक तो मेरे दिमाग में यह बात शुरू से रही कि प्रसाद जी ने इस शब्द का प्रयोग अपनी कहानी के अर्थ में किया है अपनी एक कविता में। कविता आत्मपरक है, कुछ इस तरह है। इस छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा मैं आज कहूँ, इस छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा मैं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इसी में आगे वो कहते हैं, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर क्यों देखोगे मेरी कंथा की। दरअसल कंथा शब्द जो है वह गुदड़ी के अर्थ में आता है। कंथा साधु संतों के वस्त्र को भी कहते हैं, जो कई टुकड़ों से मिलकर बनता है। मेरे दिमाग में एक अर्थ छवि आकृति प्रकृति शब्द की कुछ यूं रही कि कंथा शब्द देखने में बिल्कुल कथा शब्द की तरह लगता है। अब जैसे कथा में क है, थ है, आकार है, कंथा में भी क है, थ है, आकार है। अंतर सिर्फ यह कि क के ऊपर एक अनुस्वार भी बढ़ गया, तो यह देखने में लगता है जैसे कथा हो। और मैं कहानी भी जयशंकर प्रसाद की कह रहा हूँ, तो मुझे लगा कि पुस्तक छपेगी, प्रसाद जी का चित्र रहेगा और कंथा शब्द रहेगा, तो जो व्यक्ति कंथा शब्द को नहीं जानेगा वो भी इसको कथा की तरह तो समझ ही लेगा कि जयशंकर प्रसाद की कथा है, कहानी है, उनके जीवन की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियों से प्रेरित श्याम बिहारी श्यामल के उपन्यास कंथा का नामकरण। हिंदी में साहित्यकारों के जीवन पर आधारित 2 और उपन्यास मुझे याद आते हैं।
अमृतलाल नागर का मानस के हंस, जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित था, और कालिदास के जीवन पर लिखा सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। विष्णु प्रभाकर की लेखनी से बंगला के अमर कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा भी याद आती है। हालांकि उसे उपन्यास के वर्ग में नहीं रखा जाता, लेकिन विष्णु प्रभाकर ने जिस अंदाज में उसे लिखा, पढ़कर ऐसा लगा मानो उपन्यास है। श्याम बिहारी श्यामल ने जयशंकर प्रसाद के जीवन, तत्कालीन युग और साहित्यकारों को जीवंत करते हुए कंथा उपन्यास की रचना की। मेरा सवाल था कि उन्होंने जयशंकर प्रसाद के जीवन के किसी विशेष कालखंड को आधार बनाया या जन्म से लेकर मृत्यु तक के समूचे जीवन को, और दूसरी बात ये कि जीवनी को उपन्यास का रूप देने के लिए तथ्यों और कल्पना का मेल या अनुपात क्या रहा। श्याम बिहारी श्यामल। कंथा उपन्यास जयशंकर प्रसाद के जीवन के किसी एक या एकाधिक कालखंड को लेकर नहीं, बल्कि उनके समूचे जीवन को लेकर लिखा गया है। और मैंने अपने हिसाब से बहुत लंबे समय तक इसे लेकर शोध अनुसंधान चलाया। कंथा उपन्यास है, इसमें कोई शक नहीं है, निस्संदेह उपन्यास है। लेकिन जितना यह उपन्यास है और इसमें कोई शक नहीं है, उतना ही यह भी निस्संदेह है कि मैंने कोई भी घटना इसमें निराधार नहीं ली है। जिसका कोई विवरण मिला है, कोई संकेत मिला है, कोई सबूत मिला है, उसी घटना को मैंने लिया है। यह अलग बात है कि अपनी कल्पना, अपने विवरण या कथा की मांग के अनुरूप मैंने भाषा का इसमें योगदान डाला है और अपने हिसाब से उसको खड़ा करने का प्रयास किया है। अब अनुपात की बात कोई पूछे तो इसमें मैं अपने आप को असहज महसूस करूँगा। किसी संदर्भ में कुछ कल्पना करता तो ज़्यादा है, तो किसी में कम है। 20वीं सदी के आरंभ में जब हिंदी कविता में छायावाद का उदय हुआ तो उसके 4 मुख्य स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रसाद जी के जीवन काल के कई बड़े लेखक जिनसे उनका संपर्क रहा, उपन्यास के पात्रों के रूप में सामने आते हैं, जैसे प्रेमचंद, राय कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, निराला आदि। जिज्ञासा होती है कि उनके आपसी संबंध कैसे रहे होंगे और वो कौन थे जिनसे प्रसाद जी की विशेष रूप से निकटता थी। श्याम बिहारी श्यामल। प्रसाद जी के जीवन में बहुत सारे लेखक उनके संपर्क में आए और यद्यपि प्रसाद जी ने यात्राएं बहुत कम की है, उन्होंने एक बार गंगा सागर की यात्रा की है और एक बार मध्य प्रदेश की यात्रा की है। उसके बाद उनकी यात्रा करने का विवरण बहुत कम मिलता है, लगभग नगण्य। इसके बावजूद उनके संपर्क में हिंदी के उस समय के लगभग ज़्यादातर लेखक आए। खासकर वे लोग तो अवश्य आए जो लोग काशी आते थे, प्रसाद जी से बिना मिले नहीं जाते थे। और काशी के लेखक तो रोज़ प्रसाद जी के चौक स्थित दुकान पर जमने वाली रोज की दैनिक बैठकी में पहुंचते थे। इसके बावजूद प्रसाद के जो सबसे निकट थे वो मात्र दो तीन लोग रहे हैं। प्रसाद जी अपने जीवन में अनुशासन को बहुत महत्व देते रहे और जो विवरण मिलता है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या तो उनके लिए अनुजवत था या जो उम्र में बड़ा था वो अग्रज था, और ऐसे लोगों को वो उसी हिसाब से सम्मान या स्नेह दिया करते थे। उनका मित्रवत व्यवहार का जो विवरण मिलता है उसके हिसाब से राय कृष्णदास और केशव प्रसाद मिश्र दो उनके मित्र थे, और वाचस्पति पाठक से भी कुछ निकटता रही। इसके बाद तमाम लोग या तो उनसे जूनियर थे या सीनियर थे, जिनको जूनियर और सीनियर की तरह व्यवहार करते थे। राय कृष्णदास के साथ प्रसाद जी की पहली भेंट का रोचक प्रसंग कंथा उपन्यास में मिलता है। हुआ यूं कि अंग्रेजी प्रशासन ने जयशंकर प्रसाद को जूरी का सदस्य नियुक्त किया। उनका मन नहीं था मगर मजबूर थे। एक दिन अदालत पहुंचे तो एक गरीब कमजोर से लड़के को चोरी के इल्जाम में कटघरे में खड़ा देखकर विचलित हो उठे। ठान लिया कि यह काम उनसे कभी नहीं होगा। कानों से कम सुनने का बहाना बनाकर डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट लेकर अंग्रेज जिला अधिकारी के पास जूरी की जिम्मेदारी माफ करवाने पहुंचे, और उसी मौके पर जिलाधिकारी ने राय कृष्णदास से उनका परिचय करवाया।
परिचय आगे चलकर मैत्री में बदला। एक और प्रसंग में श्याम बिहारी श्यामल ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के साथ जयशंकर प्रसाद की एक मुलाकात का चित्रण किया है। मुलाकात का रस लेने के लिए उपन्यास पढ़ना जरूरी है, जिसमें दोनों के बीच के मौन संवाद को श्याम बिहारी श्यामल ने शब्द दिए हैं। यहाँ सिर्फ ये जान लीजिए कि श्याम बिहारी श्यामल ने इस प्रसंग का चित्रण करते हुए लेखनी की क्या जादूगरी दिखाई है। कंथा उपन्यास में यूं तो उसके प्रत्येक हिस्से को मैंने किसी विराट अद्भुत मंदिर के अंशों की तरह एक एक कर तराशा है, बहुत ही इत्मीनान, फुर्सत और गहराई में डूबकर भावनाओं में तैरते हुए। लेकिन मैं एक अंश का जिक्र करना चाहता हूँ जो उपन्यास में मेरी दृष्टि में कुछ खास भावुकता, कुछ खास गहराई, भावनाओं की कुछ खास उड़ान के साथ चित्रित हुआ है। यह प्रसंग है कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर से जयशंकर प्रसाद की हुई मुलाकात का, जिसके बारे में प्राप्त विवरणों के अनुसार यह मुलाकात बहुत संक्षिप्त थी और इसमें दोनों कवियों महाकवियों के बीच संवाद भी बहुत विस्तृत नहीं हुआ था। लेकिन इसे मैंने अपने हिसाब से अधिकतम विस्तार के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है, इस सावधानी के साथ कि कहीं कोई तथ्य में बदलाव न हो। दोनों के बीच बातचीत के जो प्रमाण मिलते हैं, बातचीत बस उतनी हुई है और जो बातचीत नहीं हुई है उसे मैंने भाव संवाद के रूप में दिखाया है। कि रवींद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए राय कृष्णदास प्रसाद जी को लेकर पहुँचे हैं। जहाँ वो लोग पहुँचे हैं वहाँ जो कर्मी है वो पूछने के लिए भीतर गया है प्रवेश देने से पहले। इसी बीच राय कृष्णदास जी पूछते हैं जयशंकर प्रसाद से, रवींद्रनाथ टैगोर से मिलने से पहले तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है? प्रसाद की वाणी में आवेग आ गया, जिज्ञासा, जिज्ञासा और सिर्फ जिज्ञासा। तुम यही समझो कि मेरे मन में जिज्ञासाओं का जैसे समुद्र ही उमड़ गरज रहा है। एक बड़ा कवि कलाकार जिसका तन मन संसार और समय की थाह बताने वाला एक सर्वाधिक संवेदनशील विरल मापक यंत्र है, वह कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, उसकी प्रसन्नता कैसी है, उसके विषाद का क्या रंग है, उसका क्रोध कितना कठोर है, उसकी आसक्ति कितनी तरल है, उसकी खिन्नता कैसी झीनी है, उसकी तृप्ति कैसी गाढ़ी है। रवींद्रनाथ हमारे समय के श्रेष्ठतम एकल प्रतिभा हैं। एक ही काया में कवि कलाकार, चित्रकार, संगीतज्ञ, चिंतक, दार्शनिक, अनेक विशिष्ट व्यक्तित्वों का विरल विन्यास। इसलिए उनके प्रति जिज्ञासाएं बहुत प्रबल हैं, बहुरूपी ही। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। कुछ जिज्ञासाएं मेरे और आपके मन में अभी बाकी हैं। मसलन जयशंकर प्रसाद और उनके समकालीन साहित्यकारों के बारे में श्याम बिहारी श्यामल को क्या रिसर्च करनी पड़ी, उपन्यास पूरा होने में कितना समय लगा, इसे लिखने का अनुभव कैसा रहा। लेकिन पहले पेश है कंथा से एक और अंश जिसमें जयशंकर प्रसाद के बचपन की झलक मिलती है। क्वींस कॉलेज के वे कोमल कंकरीले दिन, सराय गोवर्धन से लौरावीर तक कुनाचे भरते आने की इच्छा रहती, लेकिन भैया का कड़ा फरमान एकदम उलट। हर हाल में घोड़ा गाड़ी से ही जाना है। अब इस सख्ती को बेसख्त करने की हिम्मत भला कौन जुटाता। सराय गोवर्धन से गाड़ी चलती तो पलक झपकते कुछ ही मिनटों में क्वींस कॉलेज का गेट सामने आ जाता। इतनी जल्दी पहुंच जाना निराशाजनक लगता। जब तक कहीं आते जाते पसीना न चुहचुहाए या पाँव न दुखे, जगह जगह रुक रुक कर खेल तमाशा नहीं हो, तब तक क्या कहीं आना जाना। यह क्या कि गाड़ी में बैठो और एक ही सांस में गंतव्य उपस्थित। लौरावीर से क्वींस कॉलेज के पास उतरने के बाद झारखंडी पहले गाड़ी के वापस लौट जाने का इंतजार करता, बाद में साथियों सहित पीछे लौट पड़ता। साथ में और कोई नियमित हो न हो, ठठेरी गली से चलकर आया व्रजचंद्र और अपने ही सराय गोवर्धन से पहुंचे बचरू महाराज और ईश अवश्य होते। तीनों साथी अक्सर पहले से गेट पर प्रतीक्षा करते ही मिलते। चारों फिर उसी रास्ते पर बढ़ जाते।
हंसते खेलते या बात बात में आपस में उलझते सुलझते हुए, कभी सड़क के किनारे रुककर उछल कूद तो कभी जमकर खदेड़ा खदेड़ी। व्रजचंद्र धमाचौकड़ी तो कम करता, किंतु साथ में लगा अवश्य रहता। ईश को बचनों की तुतली बोली की नकल करने में मजा आता। ऐसे मौकों पर बचनू का गुस्सा सातवें आसमान पर। जवाब में बचनू के पास एक और तीखा औजार था। वह चिल्ला कर कहता, अले इछवा, तू तो चिलकुत। इसके बाद तो कुछ देर के लिए ईश का मुंह पूरी तरह बंद, चेहरे पर तमतमाहट और होठों पर बुदबुदाहट। यह देख इस बात का पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि यह वही ईश है जो कुछ देर पहले इस कदर हंसी ठट्ठा मचाए हुए था। बचनू और ईश में आपस में तो ठनी रहती, लेकिन दोनों का झारखंडी पर अटूट विश्वास बना रहता। दोनों अपना हृदय उसी के सामने खोल कर रखते। पास ही खड़ा ब्रजचंद्र मंद मंद मुस्कुराता रहता। झारखंडी ऐसे वक्त सबकी भावनाओं का बारीक ख्याल रखता चलता। कंथा उपन्यास का एक अंश। श्याम बिहारी श्यामल का यह उपन्यास अगस्त 2021 में राजकमल से प्रकाशित हुआ है। बचपन में झारखंडी कहलाने वाले जयशंकर प्रसाद कविता में अपने नाम के साथ एक उपनाम भी लगाते थे, कलाधर। वे दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते, इन आंखों की छाया भर थे। इन पंक्तियों को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद का अल्पकालिक जीवन साहित्यिक दृष्टि से वैविध्यपूर्ण और समृद्ध रहा, लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख वो ज्यादा नहीं भोग सके। 2 शादियां की, लेकिन दोनों पत्नियों की तपेदिक से मृत्यु हो गई। कामायनी के मनु के शब्द मानो उनके अपने जीवन की उथल पुथल का दृश्यांकन करते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। किसी भी व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर उपन्यास लिखने के लिए कौशल के अलावा देश काल के तथ्यों, घटनाओं और चरित्रों के विषय में अंतरंग जानकारी की जरूरत होती है, और इसके लिए जरूरी है कि उपन्यास लेखक सभी पात्रों के जीवन और कृतित्व की बखूबी छानबीन करे। तो इस उपन्यास के लेखन के लिए श्याम बिहारी श्यामल की शोध यात्रा और फिर रचना प्रक्रिया क्या रही? कंथा को लेकर जहाँ तक शोध यात्रा का प्रश्न है, ये 2001 में शुरू हुआ था, जब मैं नौकरी करने के लिए बनारस आया था। बनारस में इससे पहले भी आया था, लेकिन घूमने आता था। लेकिन 2001 में मैं नौकरी करने के हिसाब से बनारस आया था। जिस दिन मैं प्रसाद जी से के घर गया उनका घर देखने, उस दिन एक घटना घटी जिसका मैंने जिक्र भूमिका में किया है। तो प्रसाद जी के पौत्र से भेंट हुई। कैसे भेंट हुई, क्या भेंट हुई, ये उपन्यास की भूमिका में है। जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे सबसे पहले दिन यही जानना चाहा कि प्रसाद जी को देखने या उनके साक्षी रहने वाले कितने लोग अभी उपलब्ध हैं, और मैंने उन लोगों की सूची पहले दिन ही बना ली थी। बाद में मैं इन लोगों से मिलने लगा। यह एक संयोग की बात है। उसमें से कुछ लोग मिलने जुलने के कुछ ही दिनों के भीतर यहाँ से विदा होने लगे, उनका निधन होने लगा। क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग लोग थे। मेरे दिमाग में यह बात भी आई कि लगता है कि ये लोग मुझे कुछ सूचना देने के लिए ही और यह दायित्व देने के लिए अभी टिके हुए थे। उन्होंने दायित्व दिया और वो चले गए हैं। और मेरी इस उपन्यास के प्रति एक संकल्पबद्धता बनने लगी धीरे धीरे। मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे तैयार करना है और मैं इसे उपन्यास के रूप में विस्तार से लिखूंगा। रचना प्रक्रिया की बात तो यही है कि मैं अखबार में काम करता हूँ। रात में 1:30-2 बजे लौटना होता है अक्सर, और उसके बाद दिन भर का थका हारा व्यक्ति और कितना काम कर सकता है। इसके बावजूद जुनून कुछ ऐसा था कि जब कंथा का काम शुरू हुआ, शुरू में 2-3 साल 2.5 साल शोध अनुसंधान के बाद जब लेखन का कार्य शुरू हुआ, तो किसी दिन फ्लो कुछ इस तरह से बन जाता था कि अगर 2 बजे 2:30 बजे लौटने के बाद 3-3:30 बजे लिखना भी शुरू किया तो दिन के 7 बज गए, 8 बज गए, कभी कभी तो 11-12 बज गए। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि रात के 2:30-3 बजे लिखना शुरू करने के बाद बीच में एक आध बार उठना भी संभव हो, इसके बावजूद दिन के 2 बज गए, 2:30 बज गया, वहाँ उठने के बाद सीधे दफ्तर जाना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा भी कि किसी रात पूरी रात बैठे बैठे बीत जाए और एक वाक्य भी ना उतरे। ऐसा लगता था जैसा आदमी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस समय को। तो ये मानसिक दशा रही और अपने हिसाब से कथा का लेखन संपन्न हुआ।
कंथा लगभग 1 दशक पहले नवनीत में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था और अब 2021 में पुस्तक रूप में छपकर आया है। 1 दशक बाद पुस्तक रूप में प्रकाशित होने से पहले क्या श्याम बिहारी श्यामल को उसमें कुछ संशोधन या संपादन करने की जरूरत भी महसूस हुई? श्याम बिहारी श्यामल। कंथा में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन का तो आलम यह रहा 2010 से 12 के बीच में नवनीत में छपने के बाद यह उपन्यास करीब 7-8 साल तक मेरे कंप्यूटर पर रहा और रोज खुलता था। किसी न किसी हिस्से का परिवर्तन चलता रहता था। और सच कहें तो नवनीत में छपा हुआ कंथा और अब यह पुस्तक में छपा हुआ कंथा, दोनों में काफ़ी अंतर है, आसमान और ज़मीन जैसा। कई घटनाएं मैंने इसमें जोड़ी हैं और कुछ घटनाओं को निकाला भी है। शुरू में लगता था कि मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, बाद में विवरण बढ़ने लगे तो उसका आकार बढ़ जाए। इस तरह से संतुलन बनाने में भी काफ़ी समय बीता। आप यह कह सकते हैं कि इसमें करीब 20 साल का 18-20 साल का समय लगा है। ज़्यादातर समय अनुसंधान और संशोधन परिवर्धन में ही लगा है। कंथा पढ़ते समय मुझे अमेरिकी लेखक अर्विंग स्टोन के लिखे उपन्यास याद आए जो उन्होंने दुनिया के कुछ महान व्यक्तित्वों के जीवन पर लिखे थे। इनमें मेरे पसंदीदा उपन्यास हैं डच चित्रकार वैन गॉफ की जिंदगी पर लस्ट फॉर लाइफ, इटली के महान मूर्तिकार माइकलएंजेलो के जीवन पर आधारित द एगनी एंड द एक्सटेसी और मानसिक गुत्थियों को सुलझाने वाले मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड पर लिखा उपन्यास द पैशंस ऑफ द माइंड। मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि लस्ट फॉर लाइफ लिखने से पहले अर्विंग स्टोन ने पेरिस में वैन गॉफ के चित्रों की एक प्रदर्शनी देखी थी जिसका उनके मन पर गहरा असर पड़ा। उसके बाद से अर्विंग स्टोन को लगने लगा कि अगर वे वैन गॉफ पर किताब नहीं लिख पाए तो फिर जिंदगी भर और कुछ नहीं लिख सकेंगे। तो कंथा को लिखते समय श्याम बिहारी श्यामल का निजी अनुभव क्या रहा? कंथा के लेखन के समय का अनुभव बहुत अनमोल है। हालांकि पुस्तक जिस रूप में आई है इसका आकार प्रकार देखकर किसी भी लेखक को गहरा संतोष ही अनुभूत हो सकता है, लेकिन मुझे तुलना करने पर लगता है कि लेखन के समय का जो अनुभव है, जो अनुभूति है और जो सुख है वो किसी भी सुख से बड़ा है। लगता था जैसे अभी अभी जयशंकर प्रसाद से मिल कर आए हैं, लगता था जैसे बाहर प्रेमचंद मुझसे मिलने के लिए खड़े हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे महादेव प्रसाद द्विवेदी ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है, और लगता था कि मैं उन्हीं लोगों के साथ रहा हूँ, उन्हीं लोगों के समय में हूँ और थोड़े से अंतराल के लिए मैं घर कमरे में आया हूँ या अपने समय में लौटा हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि यह अनुभव, यह अनुभूति मेरे पास हमेशा बनी रहे। यह किसी भी सुख से बड़ा है। जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित उपन्यास की रचना करते समय श्याम बिहारी श्यामल मानो प्रसाद युग में ही जीने लगे। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। जयशंकर प्रसाद जिनके बिना हिंदी के आधुनिक साहित्य का छायावाद युग अधूरा ही रहता। उनके जीवन पर आधारित श्याम बिहारी श्यामल का उपन्यास कंथा अगस्त 2021 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। किताब कॉलम के अंत में कुछ बातें शब्दकोश यानी डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी की जरूरत आज भी पड़ती है, लेकिन क्या है डिक्शनरी की जीवन गाथा? क्या रहा उसका सफर? परवेज आलम। स्कूल में एक बार उर्दू की क्लास में मेरे उस्ताद इरफानी साहब ने गज़ल के मानी समझाए। उन्होंने कहा, बच्चों, गज़ल के लुग़वी मानी हैं औरतों से बात करना। गज़ल के मानी तो समझ में आ गए, लेकिन लफ्ज़ लुग़वी जहन में अटक कर रह गया। अगले दिन मैंने इरफानी साहब से हिम्मत करके पूछ लिया, सर लुग़वी के क्या माने हैं? तब पता चला, जाहिर है और पहली बार पता चला कि लुग़वी यानी कि डिक्शनरी के मानी। उर्दू में डिक्शनरी को लुग़त कहते हैं, हिंदी में शब्दकोश और अंग्रेज़ी में आप जानते ही हैं। कहा जाता है कि बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी की दूसरी सदी के आगाज़ में जो आज सीरिया है, वहाँ सुमेरियन शब्दों की एक लंबी लिस्ट बनाई गई थी। फिर बीसी की तीसरी सदी में एक चाइनीज़ डिक्शनरी सामने आती है। लेकिन ये लंबा इतिहास छोड़कर हम सीधे आते हैं उस इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ जो आज हम देखते हैं। ब्रिटानिका के मुताबिक सन 1746 से लेकर सन 1755 तक में सैमुअल जॉनसन ने 43,500 अंग्रेज़ी के वर्ड्स इकट्ठे किए
और अपने वक्त की सबसे बड़ी डिक्शनरी बना दी। फिर नोआ वेब्स्टर की डिक्शनरी सामने आती है। ये 19वीं सदी का शुरुआती दौर था और इसी सदी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर काम शुरू हो गया था। और हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में ये अपने आप में एक मानक है, बेंचमार्क है। 1857 में जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर काम शुरू हुआ और 1928 में इसके 10 वॉल्यूम्स तैयार हो चुके थे। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी है, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी की। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के पब्लिशर्स ने एक बार कहा था कि कोई शख्स ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हर लफ्ज़ को अपने कीबोर्ड में पंच करे तो उसे 120 साल तक लग सकते हैं, इसलिए कि 59 मिलियन वर्ड्स हैं इसमें। 60 साल लग जाएंगे सिर्फ प्रूफ रीडिंग करने में। गालिब फरमा गए हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखन पर बहुत अच्छी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से भी बड़ी डिक्शनरी है जर्मन भाषा में, डच भाषा में, स्पेनिश में और चाइनीज़ में। परवेज़ आलम, किताब कॉलम का यह एपिसोड आपको कैसा लगा लिखिएगा। हमारा पता है post@cineink.com। याद दिला दूं कि सिनेइंक किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेइंक जिम्मेदार नहीं है। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ फिर मुलाकात होगी। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेइंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com।